हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है यूनिट्स का फंडा। अगर आपने उसके पहले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर लिंक पे क्लिक करो और उन्हें देखो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो है आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस इक्वेशंस में जितने यूनिट्स आने वाले हैं उनका फंडा, उनकी कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, चॉइस ऑफ यूनिट्स इन द न्यूमेरिकल्स, ये सब क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इसमें आप एकदम क्लैरिटी गेन कर लो। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है गैसियस स्टेट। आपको पता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस हैं या बहुत सारे लॉज हैं और उनके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो कॉमन है ही, डेंसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटीज डिफरेंट टाइप्स की, तो बहुत कुछ है। तो उनके जो सारे यूनिट्स का फंडा है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो गैसियस स्टेट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने मन में क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो उसी से स्टार्ट करेंगे हम। और इसको अगर आप समझ लोगे ना, मतलब इसमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के यूनिट्स हैं, तो ये एक बहुत सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है। ठीक है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। ये आप सबको पता है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं बेटा, ये आपका प्रेशर, ये V वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, ये आपका R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, लेकिन इसकी भी वैल्यू और यूनिट्स तो रहेंगे ना, और इसकी चॉइस ऑफ यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है ये N, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस होते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी गैस की एक पर्टिकुलर स्टेट को जो डिफाइन करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं जिन्हें, वो बेसिकली ये तीन है बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज से एक पर्टिकुलर स्टेट डिफाइन हो जाती है, इनको स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। इन्हीं के यूनिट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लेट अस टेक V, जो वॉल्यूम है। ठीक है, जो अपनी वॉल्यूम है गैस की V, इसके हम बात करेंगे। और हाँ, जैसे मैंने प्रीवियस सीरीज में बताया था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज आपके लिए जरूरी क्या होती है SI यूनिट। किसी भी वेरिएबल का आप यूनिट देख रहे हो ना, तो सबसे पहले बेटा आपको उसका SI यूनिट जरूर मालूम होना चाहिए। फिर आप अदर यूनिट्स पे जाओ, उनके आपस में रिलेशन देखो, इंटर कन्वर्जन सीखो और चॉइस की, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ कौन सा यूनिट लेना है। ठीक है, और SI यूनिट उसमें भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सारे जो एक्सप्रेशंस हैं न्यूमेरिकल्स, वहां SI यूनिट्स का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। सबसे पहले हम SI यूनिट की बात करेंगे हमेशा। तो वॉल्यूम का बेटा जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, m की पावर 3 मीटर क्यूब। ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप समझो। आपको पता वॉल्यूम क्या होती है, ऐसे लिख सकते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे करके लिखते हो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या है, तीनों ही एक तरह से लेंथ या डिस्टेंस ही है। और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे कह रहे तीन ऐसे डिस्टेंस वाली क्वांटिटीज आ रही हैं, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो मीटर क्यूब है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि सबसे कॉमनली हम जो यूनिट यूज करते हैं वॉल्यूम का वो होता है लीटर, है ना। आप देखते हो, आप भी अपनी डेली लाइफ में जैसे लिक्विड्स भी मेजर करते हो। डेली लाइफ में आप गैसेस को तो नहीं मेजर करते, है ना, दूध लेते हो, पानी लेते हो तो लीटर्स में बात करते हैं, है ना, या छोटी क्वांटिटीज तो मिली लीटर्स में। तो उससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि लीटर ही SI यूनिट है वॉल्यूम का, नहीं, मीटर क्यूब है। आपने समझा ना कैसे और क्यों। तो वही डिस्टेंस की तीन क्वांटिटीज, तो मीटर क्यूब आता है बेटा SI यूनिट वॉल्यूम का, हमेशा ध्यान रखना है। फिर जैसे कि अभी बात की कॉमन, अदर बात करें कॉमन यूनिट्स की, तो हम अब बात करें अदर जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है, तो उसमें आता है सबसे बड़ा अपना लीटर। तो गैसेस की वॉल्यूम को भी लीटर में मेजर किया जाता है। उसके बाद क्या होगा,
ये मीटर क्यूब एंड लीटर बड़े यूनिट्स हैं, तो अगर छोटी क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, है ना, तो छोटे यूनिट्स यूज करेंगे। वहां पे आ जाएगा इसी का छोटा भाई, लीटर का छोटा भाई ml, मिलीलीटर। ठीक है, सो मिलीलीटर भी क्या है, वॉल्यूम का ही एक यूनिट है। उसके बाद आता है डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और ऐसे ही होता है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको कि शॉर्ट में ना सीसी भी लिखा होता है। ये मैं सारे यूनिट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इनका एसआई के साथ रिलेशन और आपस में इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अभी हम बात यहाँ पे ध्यान करो, नोट करो कि कई बार न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज जो होती है ना वैसे सीसी में लिखी होती है, तो ये सीसी जब आपको दिखे, ये सीसी है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी को शॉर्ट में देखो, इसको लिखो, क्या आ रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये नाम है ना इसका, तो ये सेंटीमीटर क्यूब को ही शॉर्ट में सीसी लिख दिया जाता है। ठीक है, सो ये वॉल्यूम का ही एक छोटा यूनिट है। तो इन टोटल यही यूनिट्स हैं आपके, ठीक है, अदर कॉमन यूनिट्स में। अब इन सबको समझते हैं और इनका जो रिलेशनशिप है सबसे पहले आपस में, और जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो यहां आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। अच्छा, और मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं, बेटा ये जितने भी यूनिट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ना, इनमें से सबसे जो बड़ा यूनिट है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब ही है, उसका ऐसा यूनिट। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट कौन है, मीटर क्यूब। क्लियर है। अब एक मीटर क्यूब में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितने लीटर होते हैं, और यही वाले इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट करके याद रखने हैं, जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, और बनाने को कुछ भी बनाते जाओ, बट ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक मीटर क्यूब में ना बेटा 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। आप इसको 1000 लिख लो, भले आप इसको 10 टू द पावर 3 लिख लो। 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 ही है ना, एक के आगे 3 0। सो दिस इज द पॉइंट कि एक मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होते हैं, तो ऑब्वियसली मीटर क्यूब लीटर से बड़ा है ना, कि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। क्लियर है। अब ये जानो कि एक लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं। मिलीलीटर जो है वो लीटर से छोटा यूनिट है, और एक लीटर में बेटा 1000 ही मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1000 ml होते हैं, एक लीटर में 1000 ml या 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें बहुत आसान है, और ये दो चीजें ही आपको पहले याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वाले यूनिट्स बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा है डेसीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, और हाँ ये दो लिखे हैं, राइट। तो बेटा पहली चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे वॉल्यूम का है ना, इसमें कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो बस डुप्लीकेट यूनिट्स हैं, मतलब कि उन दो यूनिट्स का ना मीनिंग एकदम सेम है, वो दो यूनिट्स बराबर हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो यूनिट है ना डेसीमीटर क्यूब, ये डुप्लीकेट है। किसका डुप्लीकेट है, लीटर का डुप्लीकेट है। मतलब कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब का जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है। लीटर और डेसीमीटर क्यूब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो कहीं पर लीटर लिखा हो या कहीं पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, ये सिर्फ दो अलग अलग नाम है, दो अलग अलग यूनिट्स के नाम है, पर उनका जो मीनिंग है वो सेम है, वो होते बराबर हैं। ठीक है, सो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, समझ सकते हो, एक तरह का डुप्लीकेट यूनिट है। ठीक है ना, लीटर का ही डुप्लीकेट यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, बिकॉज बोथ आर बराबर, बोथ आर इक्वल। ठीक है, और इसी तरह जो बेटा ये है ना, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, जो बेटा ये है ना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डुप्लीकेट यूनिट है मिलीलीटर का। मिलीलीटर का ml का डुप्लीकेट है सेंटीमीटर क्यूब या सीसी। ठीक है, मतलब बेसिकली 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब ना बेटा बराबर होते हैं। ठीक है, सो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब दोनों यूनिट्स जो वॉल्यूम के हैं वो एक तरह से डुप्लीकेट यूनिट्स हैं, दे बोथ आर इक्वल। लीटर और डेसीमीटर क्यूब आपस में बराबर होते हैं, मिलीलीटर और सेंटीमीटर
क्यूब आपस में बराबर होते हैं। अब आपको ये चीज कभी भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज, ये पॉइंट, ये भी नोट कर लो, ठीक है। ये नोट किया, फिर ये नोट किया, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर रिलेशंस हैं वो आसानी से आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, मैं इसको रब कर रही हूं, देखो हमने लिखा है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और हमें पता है लीटर की जगह मैं डेसीमीटर क्यूब लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एल को डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस कर दूं तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, ये फर्दर इक्वल टू ये 1000 और एल लीटर की जगह मैंने लगा दिया बेटा डेसीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब यू कैन से इज इक्वल टू 1000 लीटर या इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, यहां पे हमने लिखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और मुझे पता है कि मिलीलीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बराबर है। मैं लिख सकती हूं ये 1000 और ये ml की जगह लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को तुम सीसी भी लिख सकते हो, राइट। सो आप ऐसे लिख सकते हो 1000 सीसी। सो ये फर्दर और जितने मर्जी रिलेशन बनाते जाओ जो मैंने आपको कहा था, है ना। सो इससे ये समझ में आता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी होते हैं, ठीक है। तो ये इनके रिलेशंस, जो कि जब हमें यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है ना, वहां पे नीड पड़ती है इसकी, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक अब तुम्हें अगर ये चीज पता है, बस इतनी ही याद रखनी थी, राइट। अब तुम्हें अगर ये चीज पता है, समझ गए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? ये तुम खुद बना सकते हो, वही मैंने कहा, आपको बस ये याद रखना है, एक ये और ये 2 चीजें, फिर आप बाकी जो मर्जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खुद से बनाते रहो, ठीक है जी। अब आप इसी बेसिस पर सोच कर देखो कि 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, है ना। ये तो हम समझ गए हैं कि सेंटीमीटर क्यूब जो एक छोटा सा यूनिट है, मीटर क्यूब एक बड़ा सा यूनिट है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं ये तुम मुझे बताओ, ठीक है। कैसे बताओगे, सोचो। अपने को ये पता है, यहां पर आ जाओ, इसको करते हैं, ठीक है। देखो, अपने को ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपने को ये पता है, जो मैंने यहां लिखा था, कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हमें ये पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो ये लीटर की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर सकती हूं। तो ये 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस 1000 फिर सेंटीमीटर क्यूब, ये आप क्लब कर दो, 10 टू द पावर 6 आ रहा है, 3 3 0 ऐड करके, तो 10 रेज़ पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। मतलब ये कि 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। सो ये ही है मेन वॉल्यूम के जितने भी यूनिट्स का फंडा है, इतना ही है जितने यूनिट्स हमने पढ़े। आपको याद रखना है ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। अदर कॉमन यूनिट्स जो यूज होते हैं वो है लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। और डेसीमीटर क्यूब लीटर का ही रेप्लिका है, उसके ही बराबर है, नथिंग एल्स, है ना, दोनों बराबर हैं। उसी तरह सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के बराबर है, ठीक है जी। और फिर आप जैसे मर्जी कोई भी रिलेशन निकाल लो, जो आपको याद रखने हैं वो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए। तो चलो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रेशर की तरफ, जो अपना अगला वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में, P प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर के यूनिट समझने के लिए पहले समझते हैं प्रेशर क्या होता है। आप पढ़ते हो कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो अब देखो फोर्स और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं। फोर्स का बेटा जो यूनिट, अब हम बात किसकी करें, एसआई यूनिट की। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा एसआई यूनिट की, ठीक है। तो अभी हम बात करें प्रेशर के एसआई यूनिट की, ठीक है। तो देखो फोर्स का एसआई यूनिट होता है बेटा न्यूटन, और एरिया का क्या होता है,
मीटर स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले आओ, मीटर की पावर -2 हो गया ऐसे। सो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये है आपका SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को शॉर्ट में करके एक नाम दिया जाता है और वो नाम है, क्या है बताओ? वो नाम है पास्कल। पास्कल जिसको कि शॉर्ट में करके हम लिख देते हैं PA। पास्कल को शॉर्ट करके लिख दिया PA। सो PA यानी कि पास्कल क्या होता है? यही होता है, इट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो जो SI यूनिट है प्रेशर का आप कॉमनली बोलते हो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है। अब बात करते हैं अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट्स की। तो उसमें कौन कौन आता है? उसमें बेटा आपके आते हैं ATM। ATM जो है ये क्या है? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर ये प्रेशर का यूनिट है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ATM। ठीक है। सो पहला हो गया एटमॉस्फियर। फिर आता है बार, BAR, बार। ठीक है। दीज बोथ आर वेरी कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। ऐसे ही और कॉमनली यूज्ड यूनिट्स में दो हैं, MM ऑफ HG। ये आप कॉमनली देखोगे, यहां HG क्या स्टैंड करता है? HG आपका सिंबल है मरकुरी एलिमेंट का। सो मरकुरी का सिंबल है HG और इसको हम अच्छे से समझेंगे अभी कि इस यूनिट को समझेंगे, इसकी फील लेंगे। ठीक है। सो MM आपको पता है क्या होता है? मिलीमीटर, है ना, जो कि लेंथ का, डिस्टेंस कह लो या हाइट, उसका यूनिट है ना। सो मिलीमीटर ऑफ HG, MM ऑफ HG, ये भी प्रेशर का ही यूनिट है। ठीक है, इसको समझेंगे। उसके बाद है TOR, टॉर, TORR। तो टॉर ये भी क्या है? प्रेशर का ही यूज्ड यूनिट है। ये MM ऑफ HG और टॉर आपको कम दिखेंगे न्यूमेरिकल्स में, हाँ पर यूज होते हैं। एटमॉस्फेयर, बार बहुत कॉमनली यूज होते हैं। और बट अगर कोई पूछे आप SI यूनिट क्या है प्रेशर का, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर इतना कॉमनली यूज होता है, बंदा सोचता है कि एटमॉस्फेयर ही प्रेशर का वो है SI यूनिट, नहीं। ठीक है। PA, पास्कल। पास्कल ऑलवेज रिमेंबर इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। कैसे है वो हमने समझा, क्योंकि प्रेशर फोर्स बाय एरिया है, फोर्स और एरिया के हमने SI यूनिट पुट करे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया और उसका ही नाम है पास्कल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है जी। सो यहां से हमें क्लियर हुआ गैसियस स्टेट चैप्टर में भी और वैसे भी प्रेशर का SI यूनिट कौन है? पास्कल है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, ये समझा। फिर अदर कॉमन यूनिट्स कौन है वो हमने जाने, ये 4। अब इनको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा ATM की, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ये यूनिट की फील क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम ये देखें कि अभी हम सी लेवल पे हैं, ठीक है, आप जहां पे हो वो ऑलमोस्ट सी लेवल ही है, तो वहां पे जो अपने अराउंड सारी एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो अपने ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, हर चीज पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो एटमॉस्फेयर या जो एयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है हम पर या किसी भी चीज पे, सी लेवल पे खड़े होकर वो किसके बराबर होता है? वो पाया गया है कि वो 1 ATM के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर या 1 ATM, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर और बाय द एयर एट सी लेवल। ये मीनिंग है इसकी। तो ये प्रेशर का ही यूनिट है ना, ये प्रेशर का ही यूनिट है। सो सी लेवल पे एयर तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है जितनी क्वांटिटी अमाउंट, वो है 1 ATM। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस में आप इससे ज्यादा कम प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, गैसेस के साथ भी, है ना, 2 ATM, 0.5 ATM, 3 एटमॉस्फेयर्स एंड सो ऑन। सो उससे ATM क्या बन जाता है? ATM बन जाता है प्रेशर का ही एक कॉमन यूनिट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अपने पास आता है बार। अब बेटा ये जो बार है ना,
इसको आपने क्लियरली समझना है कि ये जो बार है ना, ये एटीएम के आसपास होता है, ये ऑलमोस्ट बराबर है। ये जो दो यूनिट्स हैं एटीएम और बार, एटमॉस्फेयर और बार, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है बार यूनिट से। मतलब इन दो यूनिट्स में एटमॉस्फेयर जो है वो बार से स्लाइटली बड़ा होता है, बिगर यूनिट है। कितना स्लाइटली है उसकी फील समझो, और वो वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसको समझेंगे कि वो कैसे आई। देखो, जो एटमॉस्फेयर है ना और जो बार है, अगर मैं इनका रिलेशन बताऊं ना आपस में, तो वो ये होता है, एक एटमॉस्फेयर के अंदर अगर देखो, अगर मैं ऐसे लिख देती बेटा, देखो अगर मैं ऐसे लिख देती 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार, तो ये क्या हो जाते हैं? एकदम बराबर हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट यूनिट्स हो जाते हैं ना, जो हमने वॉल्यूम में पढ़ा। जैसे हम लिखते हैं ना कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये बिल्कुल बराबर होते हैं। लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो डेसीमीटर क्यूब क्या, लीटर का ही डुप्लीकेट सा यूनिट है, ठीक है। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है कि बराबर, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते आप कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार, बिल्कुल बराबर नहीं है, बट बहुत थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा फर्क क्या है कि 1 एटीएम 1 बार के बराबर नहीं है, 1.01325 बार। ये देखो अब ध्यान से, 1.01325 बार देख रहे हो, मतलब 1 के बराबर नहीं है, 1 बार नहीं, 1 पॉइंट समथिंग ना, 1 पॉइंट, ये छोटी सी वैल्यू डेसिमल के बाद 01325, तो इतना ही बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दो यूनिट्स में, ठीक है। पर ये क्या है, 1.01325 जो है वो 1 से तो बड़ा ही है ना, पर क्या थोड़ा स्लाइटली बिगर है ना। तो वही मैं आपको स्टार्ट में समझा रही थी कि एक एटमॉस्फेयर में बेटा, ये आपको याद भी रखना है, 1.01325 बार होते हैं। मतलब एक एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बार से स्लाइटली बिगर होता है यूनिट, ठीक है। और इसी चीज को बेटा दूसरी तरह अगर आपको लिखना हो कि एक बार में कितने एटमॉस्फेयर होते हैं, कितने एटीएम होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। वहां वैल्यू आती है 0.98 अप्रोक्स। तो यहां से भी आपको दिख रहा है एक बार जो है उसके अंदर 0.98 एटीएम है। ये 0.981 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है ना। सो बार जो है वो एटीएम से थोड़ा सा छोटा होता है। बार जो है वो एटीएम से थोड़ा सा स्लाइटली सा छोटा एक यूनिट है। सो ये लगभग बराबर हैं दोनों यूनिट्स जो आपको यहाँ दिख रहा है, बट हल्का सा फर्क है, और उस फर्क में एटमॉस्फेयर बार से थोड़ा सा बड़ा है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके प्रेशर के। तो आओ ये समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई, ये जो हमने लिखी है ना, ये रिलेशन, ये एग्जैक्ट ये वैल्यू कैसे आई, इसको समझते हैं। और इन दोनों यूनिट्स का ऐसा यूनिट पास्कल के साथ क्या रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, उसे समझते हैं, ठीक है। देखो रिलेशन ये है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना बेटा, दोनों को मैं रिलेट कर रही हूं पास्कल के साथ, एटीएम को बार को, ठीक है। तो एक एटीएम में क्या होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। एक एटीएम में इतने सारे, देखो 10⁵ ये वैल्यू है, फिर इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपकी फील लेने वाली ये है, समझने वाली ये है कि एटमॉस्फेयर अभी तक आपको दिख रहा है, मैंने जितने यूनिट्स यहाँ लिखे हैं ना बेटा, और यही बात है, पास्कल, एटीएम बार, एमएमएचजी और टॉर, इन सभी यूनिट्स में सबसे जो बड़ा यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट जो है ना आपका प्रेशर का, ये है वो एटीएम, ठीक है। एटमॉस्फेयर सबसे बड़ा है, उसके बाद बार है, देखा ना, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बड़ा है बार से, और एक एटमॉस्फेयर में देखो 10⁵ पास्कल आ रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर जो पास्कल से बड़ा है, तो एटमॉस्फेयर ही प्रेशर का सबसे बड़ा यूनिट है। जैसे हमने पीछे वॉल्यूम का देखा, सबसे बड़ा यूनिट जो है वो है मीटर क्यूब, और बाई चांस वो उसका ऐसा यूनिट भी है, क्लियर है। लेकिन प्रेशर में ऐसा नहीं है, प्रेशर का सबसे बड़ा यूनिट है एटमॉस्फेयर, बट उसका ऐसा यूनिट है
पास्कल। तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग चीजें हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल है, लेकिन सबसे बड़ा यूनिट इनमें से मैं देखूं तो एटमॉस्फेयर है। तो आओ वापस आ जाओ इस पे। एक एटमॉस्फेयर में इतने सारे पास्कल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहां लिखते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं। तो बेटा एक बार में ना 10⁵ पास्कल होते हैं। देख रहे हो डिफरेंस क्या आ रहा है इन दो रिलेशंस में, सिर्फ इस फैक्टर का ही फर्क है, ये 1.01325 है ना। सो आप ये भी कह सकते हो। सो पहले तो आप ये दो चीजें नोट करो, ये आपको ध्यान रखनी है। एक एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल है और एक बार में इतने पास्कल है। अब इन्हीं दो से आप ये देख सकते हो ना, आप ये जो 10⁵ पास्कल है, ये उसकी जगह 1 बार लगा सकते हो वहां पे, है ना। सो आप लिख सकते हो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 और इसकी जगह 10⁵ पास्कल की जगह यहाँ पे बार आ गया। तो ये रिलेशन बन गया जो हमने यहां लिखा था ना अभी, एटीएम और बार का रिलेशन, वो आपके पास आ गया कि कैसे आया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब हम ये समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, हवा से नहीं आई है, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इस वैल्यू को भी ड्राइव करेंगे, बट उससे पहले लेट अस गो टू अपने दीज टू छोटे छोटे यूनिट्स प्रेशर के। ये जो दो है ना, जैसे वॉल्यूम में हमने देखा था ना, मिलीलीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, क्या ये छोटे यूनिट्स हैं, ये छोटे यूनिट्स हैं वॉल्यूम के। ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपेयर कर लेते हैं। जैसे वॉल्यूम में बेटा हमने देखा था कि जो ml है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या है, ये छोटे यूनिट्स हैं। लीटर और मीटर क्यूब बड़े यूनिट्स थे, है ना। उसी तरह एटमॉस्फेयर बार आपके बड़े यूनिट्स हैं प्रेशर के, और mm ऑफ Hg टॉर जो है आपके छोटे यूनिट्स हैं प्रेशर के। क्लियर है। और एक सिमिलैरिटी, जैसे ये ml और सेंटीमीटर क्यूब बेटा आपस में बराबर थे, डुप्लीकेट यूनिट्स थे, है ना, भले ml लिख दो भले सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, वैसे ही mm ऑफ Hg और टॉर भी बराबर होते हैं। ये भी आपके डुप्लीकेट यूनिट्स हैं। mm ऑफ Hg और टॉर दोनों यूनिट्स का मीनिंग सेम है। ठीक है, आप बोल सकते हो 1 mm ऑफ Hg जो है वो 1 टॉर के ही बराबर होता है। सो प्रेशर के केस में ये जो दो छोटे यूनिट्स हैं प्रेशर के, एकदम एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये चीज समझो। ठीक है, अब इसका अंडरस्टैंड करते हैं ना, इसकी फीलिंग लेते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूनिट mm ऑफ Hg। बाकी मैंने तो बताया टॉर तो सेम ही है ना, टॉर तो mm ऑफ Hg के बराबर ही है। तो चलो mm ऑफ Hg को समझते हैं। ये प्रेशर का यूनिट कहां से आया, कैसे आया, और इस वर्ड का मीनिंग क्या है। mm ऑफ Hg लिख तो देते हैं, पर ये है क्या। ठीक है, तो देखो इसमें ही आप ना बेटा एक वैल्यू देखते होगे, बहुत कॉमन, और वो रिलेशन भी है। आप एक वैल्यू देखते हो 760 mm ऑफ Hg, है ना। तो ये वैल्यू क्या है, कहां से आई, लेट अस अंडरस्टैंड। तो अभी आप यहां पे देख पाओगे एक डायग्राम है। डायग्राम में जो आपका डिवाइस बना हुआ है वो मैनोमीटर है। मैनोमीटर जो होता है प्रेशर को ही मापने का, मेजर करने का एक डिवाइस है, और उसमें मरकुरी का इस्तेमाल किया जाता है। Hg यानी कि मरकुरी, उसमें मरकुरी का यूज किया जाता है। अब क्या है, आप देखो ऊपर से जो है एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जब एयर मैनोमीटर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उस प्रेशर एक्सर्ट की वजह से जो कॉलम है जिसके अंदर मरकुरी राइज कर रही है, ठीक है, उस कॉलम में मरकुरी राइज कर रही है। तो मरकुरी जब बेटा राइज करती है, किसी हाइट से राइज करेगी जिसको मैं H बोल सकती हूँ। तो H हाइट से मरकुरी कॉलम के अंदर राइज करेगी। जैसे ही एयर जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसके फोर्स, उसके प्रेशर से मरकुरी राइज करेगी, है ना, कॉलम के अंदर किसी हाइट से। तो ऐसा पाया गया है, आप कर भी सकते हो। मैनोमीटर को अगर हम सी लेवल पे रखें नॉर्मली जैसे हम हैं, तो सी लेवल पर मैनोमीटर को जब रखते हैं तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि हमें पता है कि सी लेवल पर, अभी बताया था आपको कि एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, 1 atm के बराबर, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर।
तो जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है मैनोमीटर में, तो जो मरकुरी है ना वो कितनी हाइट से राइज करती है कॉलम में, वो वैल्यू है 760 mm। वो वैल्यू है 760 mm। सो फीलिंग ये है, मीनिंग ये है कि जब एयर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट करती है, अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर भी एक यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, तब जो मैनोमीटर में मरकुरी है वो 760 mm की हाइट से राइज करती है। इस वजह से इस तरह की जो ये कोरिलेशन देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, इस वजह से 760 mm ऑफ Hg, ये जो वैल्यू आई है इसमें, ये जो mm ऑफ Hg है बेटा, इस वजह से इसको भी प्रेशर का यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, सो mm ऑफ Hg का एक्चुअल मीनिंग तो ये कि कॉलम के अंदर कितने मिलीमीटर से, कितने mm से मरकुरी राइज की, तो वो तो हाइट है ना एक्चुअली, कि ये तो बेसिकली हाइट का यूनिट है, ये तो बेसिकली हाइट का यूनिट है। mm वैसे भी आपको पता है, मिलीमीटर क्या है, डिस्टेंस, हाइट उसका यूनिट है, तो एक्चुअली ये तो हाइट का ही यूनिट हुआ है ना। और ये 760 mm ऑफ Hg जो वैल्यू आ रही है 760 mm, ये भी हाइट की वैल्यू है। लेकिन ऐसा ये जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी ना कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा एयर का, उसकी वजह से 760 mm राइज आया, इसकी वजह से mmHg को बेटा प्रेशर का यूनिट घोषित कर दिया गया। और जैसे हम एटमॉस्फेयर एक यूनिट यूज करते हैं, वैसे mm ऑफ Hg भी यूज करते हैं, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, यही रिलेशन है 760। ये नोट करना है आपने कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। और अब आपको फीलिंग पता है, मीनिंग पता है क्यों होता है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगने पर ही 760 mm से मरकुरी कॉलम की हाइट राइज होती है। ओके, और आपको पता है mm ऑफ Hg और टॉर बराबर हैं, तो यहाँ पे आप mmHg की जगह बेटा यहाँ पे 760 टॉर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टॉर और mmHg का रिलेशन हो गया ATM के साथ 760, कि एक एटमॉस्फेयर में बेटा 760 टॉर होते हैं, या 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg होते हैं। और अब आपको ये डेप्थ में क्लियर है, ये जो mmHg या ये टॉर है ना, ये एक्चुअल में हाइट के ही यूनिट्स हैं, जो कि अपना एटमॉस्फेयर के साथ ऐसे रिलेटेड है, और इनको प्रेशर के यूनिट्स की टर्म्स में यूज किया जाता है, यानी कि प्रेशर को mm ऑफ Hg और टॉर में भी एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर है? और ये 760 वैल्यू कैसे आई, ये भी आपको क्लियर है, राइट? अब चलो चलते हैं, यहीं से समझते हैं, जो मैंने आपको आता है ना, मैं आपको वैल्यू ड्राइव करके दिखाऊंगी। तो देखो देखो बेटा, ये ही जो मैनोमीटर है ना, यहां पे प्रेशर को ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि प्रेशर इक्वल्स टू H रो G। H यानी वही हाइट जिससे मरकुरी कॉलम में राइज करी है, रो यानी कि डेंसिटी मरकुरी की, और G यहाँ पे क्या है, अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आप जब इनकी वैल्यूज लगाओगे तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी, और इनकी जो भी यूनिट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन से आपके पास प्रेशर का यूनिट भी निकल के आएगा। ठीक है, वहीं से हम डिराइव करेंगे वैल्यू। देखो, इसको देखते चलो आप, ठीक है, नोट कर लो, याद करने की तो नीड नहीं है कोई। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा था, अभी क्या देखा था हमने कि कितने हाइट से मरकुरी राइज करी थी बेटा, 760 mm, है ना। और आपको पता है, अब मैं इसको ना सबको पर इनके SI यूनिट्स में पुट करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे H रो और G को मैं SI यूनिट्स में पुट करूंगी, तो जब मैं इनको SI में पुट करूंगी तो मेरे पास प्रेशर किस में निकल के आएगा, ऑटोमेटिकली वो भी SI यूनिट में निकल के आएगा, यानी कि पास्कल में निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि प्रेशर पास्कल में क्या निकल के आता है, यहाँ पे वैल्यू भी क्या आती है। देखो, सबसे पहले अब मेरे को पता है हाइट का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, पर मेरे पास तो मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर में बेटा 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर मिलीमीटर यानी कि छोटे यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट में, और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो ये जो फैक्टर है 1000,
इससे डिवाइड करेंगे तो 760 डिवाइड बाय 1000 करेंगे बेटा, आपके पास 0.76 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो 0.76। यूनिट क्या है? यूनिट आ गया मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेंसिटी, तो जो मरकुरी की डेंसिटी होती है ना, वो आपके पास कितनी होती है? मल्टीप्लाई आ गया 13.6 इंटू 10⁻³ यूनिट्स क्या आएंगे? डेंसिटी के एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो वो आ गया आपके पास किलोग्राम और नीचे मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मैंने डेंसिटी लगाई है मरकुरी की। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 और यूनिट्स क्या आएंगे? एसआई यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने एसआई यूनिट्स में आप देखो मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मरकुरी की डेंसिटी, ये सारी वैल्यूज यहां लगा दी। ठीक है, अब ये जो पार्ट आप कैलकुलेट करते हो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.01325 इंटू 10⁵ ये न्यूमेरिकल पार्ट की वैल्यू निकल के आती है। अब यूनिट समझो, क्योंकि अपना फोकस तो यूनिट्स पे है ना। तो क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे मीटर क्यूब है, ऊपर 2 मीटर है, ये दोनों मीटर कट गए और यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर बच गया। ठीक है जी, किलोग्राम ऐसे ही पड़ा है, सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही पड़ा है, तो लगा दो। क्या आ गया आपके पास? यहाँ आ गया किलोग्राम, ये मीटर ऊपर जाके क्या बन गया? मीटर इनवर्स, और ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके बन गया सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। सो क्या आ गया? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे चलो वैल्यू तो आ गई जो हमने अभी अभी देखी थी प्रेशर की, बट ये यूनिट तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कौन सा यूनिट है भाई प्रेशर का? हमने तो प्रेशर का बोला था ना कि अब एच, रो और जी को एसआई में पुट करो तो पी एसआई में आएगा, और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर तो पास्कल होता है। तो ये कौन सा यूनिट आ गया? ये बेसिकली बेटा पास्कल का ही छुपा हुआ फॉर्म है, ये पास्कल ही है। ये पास्कल कैसे है? ये पास्कल कैसे है वो समझते हैं। देखो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, और उससे हमने ये देखा था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, ये प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल होता है। करेक्ट बात है, ठीक बात है। अब ये देख लो, इसको फर्दर एक्सपैंड करो बेटा, न्यूटन को फर्दर एक्सपैंड करो, मेरा मतलब है फोर्स को फर्दर एक्सपैंड करो। देखो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है, वो बात सही है। पर अब आप फोर्स को फर्दर भी तो एक्सपैंड कर सकते हो। आपको ये भी पता है ना कि फोर्स जो होता है, फोर्स वो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, एम ए होता है, तो यहाँ पे एम ए अपॉन ए ऐसे भी तो लिख सकते हो। मास का ऐसा यूनिट बेटा किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एरिया का वही मीटर स्क्वायर। अब ये 1 मीटर यहां स्क्वायर से कट गया, तो क्या आ गया प्रेशर का यहाँ पे यूनिट बेटा? किलोग्राम, ये ऊपर जाके मीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या है? सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो ये आ गया ना किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम चीज। और यही चीज क्या है? यही चीज आपकी पास्कल है। ठीक है, सो आप पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्दर एक्सपैंड करके न्यूटन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब, तभी हम उसको शॉर्ट में नाम दे देते हैं, इजी टू यूज, कि प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल है, पीए। ठीक है, ओके। सो आपको यही याद रखना है, प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल है। ठीक है, ये तो हमने डिटेल में डेप्थ में समझा है कि चीजें कैसे आ रही हैं, राइट। सो आगे आपके पास यहां पर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर की वैल्यू एसआई यूनिट्स में। ठीक है, तो यही आपकी क्या है?
यही आपकी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, जो रिलेशन हमने स्टार्ट में लिखा था एटमॉस्फेयर और पास्कल का। ठीक है, तो ये ऐसे आता है, इस एक्सप्रेशन से हम डिराइव भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इन क्रक्स क्या है, प्रेशर का ऐसे यूनिट पास्कल है। अदर कॉमनली यूज यूनिट्स चार जो हमने देखे उसमें टॉर और mmFHg जो छोटे यूनिट्स में एक दूसरे के डुप्लीकेट ही हैं, बराबर ही हैं। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन ऐसा यूनिट से रिलेशन, और इन यूनिट्स का मीनिंग, ये mmFHg कहां से आया, क्या है एक्चुअल में, वो चीजें हमने समझी और क्लियर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएबल की आइडियल गैस इक्वेशन में, जो कि है टेम्परेचर। P, V और T यही अपने तीन मेन वेरिएबल्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, और इस गैसियस स्टेट के चैप्टर में मेनली, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है T, इसके बेटा दो ही स्केल होते हैं मेन, है ना। वैसे तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, आपको पता है ये तीन यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, तीन स्केल्स हैं एक्चुअली जिन पे टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। आपके जो कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बात आप अभी से बिल्कुल गांठ बांध लो, एकदम क्लियरली समझ लो, ये सिर्फ गैसियस स्टेट चैप्टर में ही नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता रही हूं कि ऑल ओवर इन केमिस्ट्री जो यूनिट टेम्परेचर का यूज किया जाता है, सभी इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस या लॉस के अंदर, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करने वक्त जिस यूनिट में आपको टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है, यानी कि वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है केल्विन, केल्विन ओनली। ठीक है, सो टेम्परेचर को केल्विन स्केल में ही यूज करते हो आप। इसको आप एब्सोल्यूट, जो केल्विन है, केल्विन, इसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो मतलब टेम्परेचर को केल्विन में जब एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे मान लो मैं कहती हूँ 30 केल्विन, कुछ भी ऐसे, तो ये वैल्यू जो होती है इसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हो, बिकॉज केल्विन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट वर्ड क्यों आया है, ये इसलिए आया है, एंड एट द सेम टाइम ये जो दो यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, इनके अंदर जो रिलेशन है वो भी ऐसा है। बेटा पहली चीज समझो कि केल्विन जो है वो डिग्री सेल्सियस से बड़ा यूनिट है, दोनों में से जो यूनिट बड़ा है वो केल्विन है। ठीक है, और रिलेशन ये होता है, केल्विन में अगर आप टेम्परेचर एक्सप्रेस करते हो और दूसरी तरफ आप क्या करते हो, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर एक्सप्रेस कर रहे हो, मैंने लिखा छोटा टी मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बड़ा टी यहाँ पे कौन है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये दोनों आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आप, कैसे रिलेटेड है, तो केल्विन वाला टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल टेम्परेचर प्लस ये वैल्यू याद रखनी है 273, बस इतना सा ही याद रखना है। ठीक है, सो सेल्सियस वाले टेम्परेचर में अगर आप 273 ऐड कर देते हो तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज अबाउट द इंटर कन्वर्जन। और इससे आपको दिख रहा है केल्विन जो है वो सेल्सियस से बड़ा है, बिकॉज इट इज सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ये बात आ जाती है एब्सोल्यूट वाली स्केल की, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं ना, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो पॉसिबल है, ऐसा थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन। वो केल्विन स्केल पे ही माना जाता है कि केल्विन स्केल जो है टेम्परेचर का, मान लो एक थर्मोमीटर है जो केल्विन स्केल में है, समझो ऐसे, वो जब 0 रीड करेगा, उस पे जो 0 रीडिंग आएगी यानी कि 0 केल्विन, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन अर्थ। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। ठीक है, सो इसीलिए उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0, कि इससे नीचे और टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये जब मान लो एक स्केल है ये केल्विन वाला टेम्परेचर का थर्मोमीटर, ये जब 0 रीड करता है उस टाइम पे जो सेल्सियस स्केल है ना, वहां पर रीडिंग आती है
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे रीडिंग आती है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 केल्विन बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस के। तो सेल्सियस जो है वो केल्विन से बहुत छोटा स्केल है, ये भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये 273 वैल्यू भी यहीं से आई है। सो अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। केल्विन जो है वो बड़ा यूनिट है डिग्री सेल्सियस से, उनका आपस में रिलेशन ये है कि सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दो तो केल्विन वाला आ जाएगा, केल्विन वाले में माइनस कर दो ये वैल्यू तो सेल्सियस वाला आ जाएगा। अब बात आती है एसआई यूनिट। तो क्लियरली अभी तक आप समझ गए होंगे, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो है केल्विन। केल्विन है अपना टेम्परेचर का एसआई यूनिट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट आपके अदर यूनिट्स हैं। अब जो मैंने बात स्टार्ट में बताई, कोई न्यूमेरिकल, कोई इक्वेशन आ गई, कोई गैस लॉ आ गई, ठीक है, वहां पे आपने हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में ही पुट करके सॉल्व करना है, कभी भी डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू को यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल में। अब होता क्या है, कहानी ये है, सुनो ध्यान से। आपको न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हो सकती है टेम्परेचर की, ठीक है, या आपको फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर कहीं पे आपको कोई टेम्परेचर फाइंड करना है, वो डिग्री सेल्सियस में पूछा हो सकता है। तो पर जो आपकी एक्सप्रेशन होएगी, लॉ होगा, फॉर्मूला होगा, उसके अंदर जो वैल्यू पुट करोगे टेम्परेचर की वो केल्विन में ही करनी है। मतलब अगर न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, जैसे 32 डिग्री सेल्सियस, और आपको किसी क्वेश्चन, मतलब इसको यूज करना है किसी इक्वेशन में, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे आपके 4 गैस लॉस भी लिख दिए हैं, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक्स लॉ। अब इसमें आप देखो कि ये जो 2 लॉज हैं, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है ना, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 आपकी चार्ल्स लॉ। यहाँ पे T1 और T2 आपके दोनों टेम्परेचर हैं 2 स्टेट्स के, स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर, मान लो आपको स्टेट 1 का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस दिया, स्टेट 2 का आपको 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, लेकिन आपको जब यहाँ पे भी पुट करना है सॉल्व करने वक्त, पहले आप बेटा इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। आप करोगे भी T1 इज इक्वल टू 32 प्लस 273, ठीक है, केल्विन। उसी तरह T2 आएगा आपका 100 प्लस 273 केल्विन। तो फिर वो वैल्यू वहां पुट करोगे, जैसे 373 केल्विन T2, ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। सेल्सियस वाली वैल्यूज को क्लियरली मार्क कर लो, क्रॉस कभी यूज नहीं करना, केल्विन में कन्वर्ट करके ही यूज करना है। सेम इधर गे-लुसैक्स लॉ में यहाँ पे P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 है। टेम्परेचर्स दोनों जो आप पुट करोगे हमेशा ध्यान रखना है केल्विन में ही पुट करना है, ठीक है। अब हो सकता है आपको फाइनल आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन भी हम करेंगे, उसमें भी क्या करना है, केल्विन में सॉल्व करके जो आप निकालोगे फाइनल आंसर, मान लो आपने ये दोनों जो है ना, बेसिकली आपको केल्विन में सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो है वो आ गया, मान लो T2 फाइंड करना था, मेरे पास आ गया 30 केल्विन, और मेरे को पूछा था क्वेश्चन में कि डिग्री सेल्सियस में रिपोर्ट करो, फिर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगी, यानी 30 माइनस 273 कर दूंगी, जस्ट सपोज, ठीक है। सो क्लियरली आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर का सिर्फ एक ही स्केल यूज होता है पूरी केमिस्ट्री में, वो है केल्विन, न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी इनकी इंटरकन्वर्जन चलती रहती है नीड के बेसिस पे, उसके लिए ये रिलेशन हमने याद किया है, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज आप समझ लो इन लॉस के बारे में। आप देखो यहाँ पे, आप देख लो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 है ना, दोनों साइड प्रेशर है, दोनों साइड वॉल्यूम है इक्वेशन के। यहां पर क्या होता है ना, ये सारी लॉज में सिर्फ टेम्परेचर का ही आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा केल्विन में होना चाहिए। T1 और T2 दोनों केल्विन में ही पुट करने हैं, सेल्सियस में पुट करूंगी तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। बाकी जो प्रेशर और वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे भी प्रेशर है, ये वॉल्यूम, क्योंकि वो दोनों साइड सेम वेरिएबल है, सेम क्वांटिटी इक्वेशन के, तो यहाँ पर ये नहीं मैटर करता हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं प्रेशर को हमेशा पास्कल में कन्वर्ट करके ही पुट करूं दोनों साइड, वॉल्यूम को हमेशा मीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करके पुट करूं दोनों साइड, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, बस इतनी सी बात है
कि दोनों साइड जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आप भले यहाँ पे दोनों प्रेशर्स को पास्कल में पुट करो, दोनों को मिलीमीटर ऑफ एचजी में पुट करो, दोनों को एटमॉस्फेयर में पुट कर दो, बस दोनों साइड जो है प्रेशर का, वॉल्यूम का, आपस में यूनिट सेम होना चाहिए। P1 और P2 को सेम यूनिट्स में पुट करो, V1 V2 को सेम यूनिट्स में पुट करो, भले ही कौन सा भी यूनिट यूज करो, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाने हैं ना, इक्वेशन की दोनों साइड है, रेशियो टाइप है। लेकिन टेम्परेचर पे केयरफुल रहना है कि भाई ये मतलब है, रिस्ट्रिक्शन है, इसको केल्विन में ही पुट करना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कभी नहीं यूज करना। अब अपनी आइडियल गैस इक्वेशन में कौन बचा, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी तो एक वेरिएबल है ना, मोल्स कितने हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, इसके यूनिट्स का कुछ खास फंडा नहीं है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अगर मान लो आपका ग्राम्स में है, मोलर मास जो है वो आपका ग्राम पर मोल में है, ठीक है। इस पर मोल को ऊपर ले जाती हूं तो यहां पे आ जाएगा मोल, ग्राम से ग्राम जो हम कैंसिल हो गए, और सिंपली ये MOL ये आ गया आपका यूनिट फॉर N। सो नंबर ऑफ मोल्स है N और उसका यूनिट क्या है, मोल। ऐसे यहाँ पे छोटी सी बात है नोट करने वाली, स्लाइड सी, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्लाइड सी एक यहाँ पे बात है। MOLE लिखते हैं जब हम पूरा वर्ड, ये क्या होता है, मोल्स, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ 3 मोल्स ऑफ वाटर, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्वांटिटी को। और जब आप सिंपली MOL लिखते हो सिंपल शॉर्ट में ई हटा के, तो ये जो है N के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, N के यूनिट को। मतलब अगर कभी भी आपको यूनिट के अंदर मोल इंक्लूड करना होता है तो वहां पे आप MOL लिखते हो, MOLE नहीं लिखते हो, ठीक है ना, दैट्स अ कन्वेंशन। जैसे देखो, जैसे आपको पता है गैस कांस्टेंट R जिस पे अब हम आने वाले हैं, उसका एक यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहां पे देखो ये मोल आ रहा है, तो यहां पे क्या आ रहा है, MOL, ठीक है। तो यूनिट्स के अंदर जब मोल इंक्लूड होता है MOL लिखा जाता है, क्योंकि जो ये N है नंबर ऑफ मोल्स, उसका यूनिट है MOL, मोल, ठीक है। तो इसके यूनिट्स में कुछ खास फंडा नहीं है, दिस इज द ओनली यूनिट MOL। अब आ जाओ गैस कांस्टेंट R पे, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इस यूनिट के अंदर ये इसका R का एक यूनिट और उसमें इसकी ये वैल्यू होती है। अब दूसरा यूनिट ले लेती हूँ, जैसे कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, तो इसकी वैल्यू लगभग 2 के बराबर होती है। फिर अब मैं एक दूसरा यूनिट ले लेती हूँ, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, तब बेटा इसकी वैल्यू 0.0821 होती है। और अगर मैं यूनिट लेती हूँ, क्या लेती हूँ, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, तब इसकी यूनिट 0.0831 होती है, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स हैं इसके और उसमें उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। ये यूनिट्स कैसे आए, कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है, इसका जो पूरा प्रॉपर फंडा है, ये चैनल पे वीडियो है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कब कौन सी वैल्यू यूज करें। तो वो यूनिट्स का फंडा प्लेलिस्ट में ही मैं डालने वाली हूँ उस वीडियो को, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखना, ये एक बार देखना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये यूज होना ही होना है। तो इसकी क्लैरिटी गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्ट में, आप कोई सा भी यूनिट देखोगे बेटा, आप देख रहे हो कि पर केल्विन पर मोल, ये पार्ट हर एक में आ रहा है ना, पर केल्विन पर मोल। एक्चुअली क्या है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV इक्वल्स टू nRT, यहां से आपका R क्या आ रहा है, PV डिवाइडेड बाय NT। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पे मोल लगाया, टेम्परेचर के लिए केल्विन लगाया, तो ऊपर जाके बन गया पर केल्विन पर मोल फॉर दिस मच पार्ट, इतने पार्ट के लिए पर केल्विन पर मोल। बाकी बचा प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो वेरिएबल्स P इंटू V। तो यही दो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर हैं। देखो हर जगह जो यूनिट्स बदल रहे हैं ना, वो प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स पे बदल रहे हैं।
क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का तो यही रहना है ना, केल्विन और मोल, तो वहां से ये पार्ट आता है पर केल्विन पर मोल। बाकी का ये जो पार्ट है ये प्रेशर और वॉल्यूम के अलग अलग यूनिट्स के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला हम पिक कर लें, अगर यहाँ पे देखो, अगर वॉल्यूम आपकी लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो फिर आर का जो यूनिट वहां यूज होता है आइडियल गैस इक्वेशन में या कोई सी भी इक्वेशन में, वो होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और तब उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तभी यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, फिक्स्ड वैल्यूज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तब उसकी वैल्यू यूज करते हैं ये वाली 0.0821, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बता रही हूं कि क्योंकि हमारा फोकस है एसआई यूनिट्स पे, तो जो एसआई यूनिट होता है आर का, और एसआई यूनिट में जो वैल्यू वो ये वाली होती है, ये फर्स्ट वाली, दिस 8.314 इज द वैल्यू ऑफ आर in SI units. And what is the SI unit of R? It is joule per Kelvin per mole. मतलब ये है, फीलिंग ले लो थोड़ी सी इसकी, समझ लो, प्रेशर और वॉल्यूम, कि अगर प्रेशर अपने, देखो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तो सेम रहने हैं ना केल्विन और मोल में, अगर प्रेशर और वॉल्यूम भी अपने SI यूनिट्स में है, यानी कि प्रेशर पास्कल में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तब ये वाला यूज करेंगे हम आर का वैल्यू और ये वाला यूनिट आता है, ठीक है। इसको डिटेल में समझना है, जरूर समझना चाहिए आपको, जरूर इस वीडियो पे आप क्लिक करना, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन में ही आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बेटा इसी एक्सप्रेशन को आप मॉडिफाई करके एक और फॉर्म में लिख सकते हो। वहां से एक और क्वांटिटी, एक और वेरिएबल आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है। वो वेरिएबल क्या है? गैसियस स्टेट चैप्टर में वो है डेंसिटी, किसकी? गैस की। तो डेंसिटी ऑफ द गैस, क्योंकि आपको पता है जैसे ये भी स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अपने 3 मेन स्टेट वेरिएबल्स, उसी तरह जो गैस की डेंसिटी होती है ना, वो भी एक वेरिएबल है। गैस की डेंसिटी वैरी करती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है, जिसको आप सिंबल रो से लिखते हो, वो भी एक वेरिएबल है। और इसके अब यूनिट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे n जो कि नंबर ऑफ मोल्स है उन्हें खोलकर लिख दूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं लिखती हूँ गिवन मास से WM, मोलर मास है कैपिटल M, तो वही होते हैं हमारे मोल्स, बाकी चीजें एज इट इज। अब क्या करते हैं? इस वॉल्यूम को यहाँ ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये बन जाएगा W, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया V, और इस M को साथ में क्लब कर दिया यहाँ पे RT अपॉन M, ठीक है। एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये जो W अपॉन V टर्म है, ये आपको दिख रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, और वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो ये है डेंसिटी ऑफ गैस, तो इसे आप रो लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आ गया आपकी W अपॉन V, क्या हो गया? रो। तो रो इंटू फिर ये RT बाय M एज इट इज। यहां से आप रो का एक्सप्रेशन यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस का एक्सप्रेशन लिख सकते हो P इंटू M, और डिवाइड में चला जाएगा RT, है ना। P और M जो है P के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, RT नीचे डिवाइड में चला गया। बेसिकली ये एक्सप्रेशन आ गया डेंसिटी ऑफ गैस रो का, दैट PM अपॉन RT, जहां P आपका प्रेशर है, M आपका गैस का मोलर मास है, R आपका वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर। सो ये एक्सप्रेशन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, कई क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। और आओ इस रो के डेंसिटी के यूनिट्स को समझते हैं। तो देखो, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ गैस एक डेंसिटी है, और डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का SI यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी आपकी मास क्या होती है? इसे मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास का SI यूनिट है किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। ये ऊपर गया तो बन गया पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस का भी, रो का भी यही SI यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन, ये जो है ना, इसके थ्रू सारे जो क्वांटिटीज आ रहे हैं
उनके हम SI यूनिट से समझ लें एक बार, अगेन ब्रीफ कर देती हूँ। देखो बेटा, डेंसिटी का यहाँ पे तो क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका प्रेशर है तो ये SI यूनिट में आएगा जो कि है पास्कल। इस एक्सप्रेशन में जो ये सारी क्वांटिटीज हैं, बेसिकली प्रेशर को आप उसके SI यूनिट पास्कल में पुट करो, मोलर मास को उसके SI यूनिट में पुट करो, दैट विल बी किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना, मोलर मास यूजुअली ग्राम पर मोल में आप यूज करते हैं, बट अगर मैं उसका SI यूनिट बताऊं मोलर मास का तो वो है किलोग्राम पर मोल। ठीक है, सो किलोग्राम पर मोल में टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, तो R को भी बेटा उसके SI यूनिट में पुट करो, जो मैंने जस्ट अभी बताया क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया R का SI यूनिट। तो जब आप राइट हैंड साइड पे ये सभी जो क्वांटिटीज आ रही हैं, इन सबको उनके SI यूनिट्स में पुट करते हो जो कि ये लिखे हैं, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली आपकी SI यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकल कर आएगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी ऑफ गैस रो, ज्यादा करके ऐसा जरूरी नहीं है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही हमें नीड पड़े इसकी। ठीक है, अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ से देख लो, डेंसिटी का ये भी तो हो सकता है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS यूनिट, SI यूनिट इन ऑल दैट। बट इस चैप्टर के कई क्वेश्चंस में आप देखोगे कि जो डेंसिटी होती है, जो रो होता है ना, ये एक और यूनिट में रिपोर्ट होता है, कॉमनली यूज्ड यूनिट है उसका, दैट इज ग्राम पर लीटर। देखो ना, डेंसिटी क्या है, ये रो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बेटा मास ग्राम्स में है और वॉल्यूम आपकी लीटर्स में है, तो यूनिट क्या बन जाएगा, ऐसे ग्राम पर लीटर, यहां से लिख लो ग्राम लीटर इनवर्स। सो ग्राम पर लीटर जो है ये भी रो का कॉमनली यूज्ड यूनिट होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन बोलता है वेपर्स ऑफ जिरानियोल। जिरानियोल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसके वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, बोलता है कि वेपर्स ऑफ जिरानियोल, यानी जिरानियोल था उसके वेपर्स बन गए, और जब वो वेपर फेज में चला गया तब वो किस स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, सो उन वेपर्स की, जिरानियोल के वेपर्स की डेंसिटी है 0.46 ग्राम पर लीटर एट 257 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली कि जिरानियोल एक कंपाउंड है, उसके कुछ वेपर्स हैं यानी कि गैसियस स्टेट है, उनकी डेंसिटी अपने को दी हुई है 0.46 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यूनिट को ध्यान देना, अगेन यूनिट है ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे देखो वेपर्स यानी गैसेस, जो गैसियस स्टेट है उस गैस की डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर यूनिट में दी हुई है। इसी यूनिट की मैंने आपको बात की थी ना अभी, बेसिकली रो की वैल्यू है ग्राम पर लीटर में। एट 257 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में मुझे टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है। ये वेपर्स जो हैं दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सर्टिंग 100 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग जो क्वांटिटीज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनके अलग अलग यूनिट्स का फंडा ही हमें समझना है। ठीक है, तो बोलता क्या, फाइंड क्या करना है, फाइंड मोलर मास ऑफ जिरानियोल, इसी कंपाउंड का। देखो आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं है ना, अननोन सपोज आपके लिए कंपाउंड है, मेरे लिए भी, उस कंपाउंड जिसका नाम है जिरानियोल, मुझे मोलर मास बताना है। ठीक है, और मुझे गिवन है कि जो गैस कांस्टेंट आ रहा है उसकी ये वैल्यू आप यूज करो न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात, वेपर्स या जो गैसेस उसकी हम डेंसिटी की बात करें, है ना, तो कौन से एक्सप्रेशन की बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन से ही आया हुआ एक्सप्रेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा, उस एक्सप्रेशन की बात करें, दैट इज, दूसरे कलर से लिखते हैं, देखो दैट इज रो इक्वल्स टू PM बाय RT। ये पढ़ा था अभी हमने, आइडियल गैस इक्वेशन से ही निकाला है, राइट। तो यहां पर अब क्या है, मुझे जो दिया हुआ है ना, प्रेशर R
और T टेम्परेचर, ये वैल्यूज हैं, डेंसिटी की वैल्यू है, ढूंढना क्या है इसमें से, मुझे M ढूंढना है, द मोलर मास की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मोलर मास को एक तरफ कर देते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो रो आर टी अपॉन पी आ जाएगा। सो आ गया रो आर टी अपॉन पी, ठीक है, ये है बेसिकली। अब इसमें यूनिट्स का जो फंडा है ना, जो हमारा मेन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसे समझो। तो समझते हैं, देखो डेंसिटी तुम्हें दी हुई है ग्राम पर लीटर में, ठीक है। टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, और अभी मैंने आपको बताया वीडियो में, टेम्परेचर किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए उसको इनवेरिएबली आपको केल्विन में ही यूज करना है। इस एक्सप्रेशन में जो टेम्परेचर आप पुट करोगे, जैसे वो केल्विन में पुट कर सकते हो आप, सेल्सियस वेल्सियस सब फॉरबिडन है, नहीं यूज कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पे हम जो टेम्परेचर मेरे को दिया है 257 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगी। तो उसके लिए क्या करूंगी, इसमें मैं 257 में क्या ऐड करूंगी, 273 ऐड करूंगी। तो ये जो मेरे पास 530 आ रहा है, ये मेरे पास केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। तो मैं ये वैल्यू यहाँ यूज करूंगी, ठीक है। आर की वैल्यू तो मुझे दे ही रखी है, और ये डेंसिटी की ये यूज करेंगे। अब देखो प्रेशर की जो वैल्यू आपको 100 मिलीमीटर ऑफ एचजी दी है, अगर आप ये वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट कर देते हो और मोलर मास निकालते हो, आपका गलत आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया किस पे, यूनिट्स पे। यही तो खेल है यूनिट्स का। देखो आप ध्यान से देखो, यहां पे जो आपको आर की वैल्यू यूज करने के लिए बोली है क्वेश्चन में, उसके यूनिट्स क्या हैं? उसके यूनिट्स हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम का यूनिट यहां लीटर और प्रेशर का यूनिट यहां एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर तो चलो केल्विन में होता है और मोल्स मोल में होता है, ठीक है। इस पार्ट में तो कोई चेंज आता नहीं, मैंने आपको बताया था। प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, उसके बेसिस पे आर डिसाइड होता है। और अगर तुम्हें आर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये यूज करना है, गिवन है, तो यहां से तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स का अंदाजा लगाना है बैकवर्ड्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, यहां से दिखता है जो आर की यूनिट्स हैं कि वॉल्यूम का यूनिट यहाँ लीटर, प्रेशर का यूनिट यहाँ एटमॉस्फेयर। यानी इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आर की ये वैल्यू पुट करती हूँ इन यूनिट्स में, तो मुझे जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेयर में पुट करना है। प्रेशर मुझे एटमॉस्फेयर में पुट करना है, तभी सारी जो वैल्यूज हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो सिंक्रोनाइज होंगे और करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो अब मुझे दिया गया है बेटा, मुझे mm ऑफ Hg में दिया है। आई हैव बीन गिवन प्रेशर की वैल्यू 100 mm ऑफ Hg, ओके। और मुझे उसको कन्वर्ट किससे करना है, mm ऑफ Hg से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन क्या होता है जो हमने पढ़ा था, एक एटमॉस्फेयर में 760 mm ऑफ Hg होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर बड़ा यूनिट, मिलीमीटर ऑफ Hg छोटा यूनिट, और किस फैक्टर से रिलेटेड है, 760। तो मुझे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, mm ऑफ Hg से एटमॉस्फेयर में जाना है। तो मैं 760 से इसे डिवाइड कर दूंगी, 100 को 760 से डिवाइड कर दूंगी, तो जो वैल्यू है प्रेशर की वो atm यानी एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, और ये वैल्यू मैं यूज करूंगी, ठीक है। सो दी गई थी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उसे केल्विन में कन्वर्ट करके फिर पुट करोगे। दिया गया प्रेशर था mm ऑफ Hg में, ये 100, उसे हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके फिर यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे। और R की वैल्यू तो दी हुई है, तो ये प्रेशर मुझे एटमॉस्फेयर में चाहिए था, MFHG वाली नहीं लगा सकती, ये हमने R के ही यूनिट से जज किया क्योंकि उसमें ATM आ रहा है ना, सो मुझे P यहाँ पे ATM में लगाना है। अब रही बात डेंसिटी की, रो की, वो वैल्यू मुझे ये दी हुई है 0.46 ग्राम पर लीटर। वो ये लीटर आ रहा है, यहाँ पे आर के यूनिट्स में भी लीटर आ रहा है, सिंक में चल रहा है सब कुछ, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सब पुट करते हो यहाँ पर, जैसे इसकी वैल्यू लगा दो 0.46, साथ के साथ मैं यूनिट्स लिखती चलूंगी, सो दैट आपको एंड में पता लगे कि
इन्हीं क्वांटिटीज के यूनिट्स के बेसिस पे मोलर मास जो हम फाइंड कर रहे हैं वो किस यूनिट्स में निकल के हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करो आप यूनिट्स को साथ में लगा सकते हो, सो दैट जब एंड में आप फाइनल जो क्वांटिटी फाइंड कर रहे हो उसके यूनिट्स के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, तो यहां लगाया। आगे चलो जी आर की वैल्यू लगाओ 0.082 दी हुई है उन्होंने। ठीक है, उसके यूनिट्स लिखो लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू लगाओ जो हमने अभी निकाली 530 क्या है केल्विन, लगा दी। अब नीचे क्या है प्रेशर, उसकी हमने एटमॉस्फेयर में क्या निकाली 100 अपॉन में 760, तो ये 760 आपका बेसिकली ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे यूनिट इसका एटीएम। सो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ब्लैक से लिखा है ये आप कैलकुलेट कर लो। मोलर मास ऑफ ग्रेन्यूल जो फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो निकल के आती है आपके पास 152। ठीक है, 152। अब यूनिट्स का फंडा समझते हैं। ये देखो ग्राम पर लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऊपर एटमॉस्फेयर नीचे ये भी कैंसिल हो गया, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। आपके पास यूनिट्स कौन से बच रहे हैं, ये ग्राम बच रहा है और ये पर मोल बच रहा है। सो यूनिट्स बच रहे हैं ग्राम पर मोल और ये यूनिट्स होते हैं मोलर मास के। सो ये 152 वैल्यू निकल के आई है इन द यूनिट्स ग्राम पर मोल। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर है 152 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ ग्रेन्यूल एज पर द क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, सो जो चीज फाइंड करनी थी और उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें आने वाले सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स को करेक्टली चूज करना। ठीक है, आप यहाँ पे टेम्परेचर सीधा 257 पुट कर देते डिग्री सेल्सियस यूनिट्स में तो गलत हो जाता ना, कोई ऐसे कट होते क्या यूनिट्स, नहीं, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आते। अब प्रेशर के यूनिट्स यहाँ पे mmHg में पुट कर देते 100 वैल्यू, तो यहाँ पे P की वैल्यू 100 पुट कर देते तो गलत हो जाता ना ये क्वेश्चन। तो उस यूनिट को कन्वर्ट किया गया है ना mmHg से एटमॉस्फेयर में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, देखते हुए कि बाकी जो चीजें उनके यूनिट्स क्या हैं, और फिर वो जब सिंक में आते हैं बेटा तो देखो कैंसिल होके करेक्ट यूनिट निकल के आता है ग्राम पर मोल, मोलर मास का। यही होता है यूनिट्स का फंडा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। वो कहता है अ सील्ड फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी 2 डेसीमीटर क्यूब contains 11 gram propane. The flask will burst if the pressure becomes 2 megapascal. Calculate the minimum temperature at which the flask will burst in degree Celsius. बाकी आपको कार्बन हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस गिवन है 12U and 1U। ये क्वेश्चन बेटा जेई मेंस में आया था 2022 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन आपकी PV इक्वल्स टू nRT से ही कैलकुलेट होना है। बस सारा जो खेल है यूनिट्स को सही से समझना और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही से समझने का था। तो इसका जो यूनिट्स का फंडा है वो समझते हैं, उससे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं। देखो ये एक ना आपके पास एक सील्ड फ्लास्क है और उसके अंदर प्रोपेन गैस है, प्रोपेन गैस है। प्रोपेन का फॉर्मूला लिख लो, वो होता है C3H8। ठीक है, ये गैस उसके अंदर है और क्या दिया हुआ आप देखो 11 ग्राम प्रोपेन। तो हमें ये बताया गया है कि कितना मास, गैस का मास कितना है उसके अंदर 11 ग्राम, ग्राम यूनिट कितना मास का, तो 11 ग्राम्स उसमें प्रोपेन है, ये मास दिया हुआ है गैस का 2 डेसीमीटर क्यूब। देखो यूनिट्स जो है ना वो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज कौन सी क्या गिवन है उसको पहचानने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो भी डेसीमीटर क्यूब जो होता है ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो जब बोला है सील्ड फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी 2 डेसीमीटर क्यूब, ये कैपेसिटी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लास्क की कैपेसिटी है या फ्लास्क की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, सो ये दो हमें अभी तक क्वांटिटीज मिली, इंफॉर्मेशंस मिली।
फिर उसने यहाँ पर ये जो 2 मेगा पास्कल दिया है, एम कैपिटल एम पास्कल, पी है तो पास्कल है, पास्कल के आगे जो कैपिटल एम है दैट स्टैंड्स फॉर मेगा, ठीक है। एम का मतलब होता है मेगा और मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, ठीक है। यूनिट्स में ही ये आपका एक प्रीफिक्स होता है मेगा, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 6। सो मेगा पास्कल का मतलब 10 रेज टू द पावर 6 पास्कल, ठीक है। सो 2 मेगा पास्कल को अगर मैं ऐसे लिखूं ना, 2 मेगा पास्कल जो है वो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 पास्कल के बराबर है। समझ आई ये बात? मेगा को एक्सपैंड करके 10 रेज पावर 6 लिखा, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। चलो, ये मुझे क्या दिया है, मतलब ये प्रेशर का यूनिट है। सो ये प्रेशर दिया है कि इफ द प्रेशर बिकम्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर उस फ्लास्क के अंदर ये जो प्रोपेन गैस भरी हुई है, अगर इसने जो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करिया, अगर इसने 2 मेगा पास्कल तक का प्रेशर एक्सर्ट किया, है ना, प्रेशर अगर इतना बन गया फ्लास्क के अंदर, तो वो फ्लास्क जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें ये पूछा है कैलकुलेट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्लास्क विल बर्स्ट। बेसिकली उसने आपको प्रेशर दे दिया है कि किस प्रेशर पे जाके फ्लास्क बर्स्ट होगी, कितना, 2 मेगा पास्कल के बराबर पे, ठीक है। और उसने आपसे टेम्परेचर पूछा है कि किस टेम्परेचर पे जो फ्लास्क है वो बर्स्ट होगी, वो हमें बताओ कैलकुलेट करके। और कंडीशन दी है इन डिग्री सेल्सियस, कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस यूनिट्स में मुझे रिपोर्ट करना, आंसर न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो अभी तक अपने पास जो इंफॉर्मेशन है ना, और जो फाइंड करना है, क्या क्या दिया है आप देखो। आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। इसमें अगर आप टेम्परेचर के लिए निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो PV डिवाइडेड बाय nR। सो ये है आपकी यहाँ पे बेसिकली जो एक्सप्रेशन यूज होना है कि टेम्परेचर इज PV अपॉन nR, ठीक है, क्योंकि हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उसमें मुझे प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, मुझे वॉल्यूम दी हुई है, देखो वॉल्यूम दी हुई है, ये मुझे प्रेशर दिया हुआ है, और गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल मैं अकॉर्डिंगली खुद वाइजली सोचूंगी यहाँ पर कि कौन से यूनिट्स में कौन सी वैल्यू यूज करनी है आर की, ठीक है, वो हमने सोचना है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो प्रोपेन गैस के नंबर ऑफ मोल्स ये मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, मुझे क्या दिया हुआ उसकी जगह पे, मुझे प्रोपेन का मास दिया हुआ है 11 ग्राम्स। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो प्रोपेन के। तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास क्या है, 11 ग्राम। नीचे क्या चाहिए मुझे, मोलर मास चाहिए प्रोपेन का। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोपेन का C3H8 होता है। मुझे उसने क्वेश्चन में ना ये दी हुई है एटॉमिक मासेस की वैल्यूज कार्बन और हाइड्रोजन की, 12U एंड 1U। तो C3H8 फॉर्मूले में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का मास जो है वो 12U है, एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1U है, तो 8 का 8 इंटू 1 होगा। इस तरह से मैं फाइंड कर सकती हूँ 36 प्लस 8 यानी कि 44U। 44U निकल के आता है मेरे पास C3H8 के एक मॉलिक्यूल का मास। दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेन 44U के बराबर है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे मोल्स निकालने के लिए चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास से कैसे आता है, सेम वैल्यू बट यूनिट्स बदल दो, यू की जगह पे आप लिख दो ग्राम पर मोल, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ प्रोपेन यहीं से कैलकुलेट करके हमने निकाला कि 44 पर ग्राम पर मोल के बराबर है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास वर्सेस मोलर मास, ये जो डिफरेंस है, ये जो फंडा मैंने अभी इसका जो पूरा फंडा होता है, ठीक है, इसको समझना है तो यहाँ पे जो वीडियो फ्लैश हो रही है उस पर जाकर आप प्लीज क्लिक करो, ठीक है, वो इसको समझ लो। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे भी एक यूनिट्स का फंडा होता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट AMU या U एंड ग्राम पर मोल, ये दो यूनिट्स में कैसे रिलेशन है, ठीक है।
चलो उस वीडियो में अच्छे से बताया है। अभी हम यहां तक पहुंच गए मेरे पास ना ये एम मोलर मास की वैल्यू आ गई 44 बेटा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से मैं मोल्स निकालूंगी तो क्या आएंगे बेटा 11/44 आ रहा ना। तो बेसिकली ये 11 के टेबल से आप काट दो, 11 1 जा 11 4 जा तो 1/4 और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर जाके बेटा मोल बन गया। और ये मोल हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है MOL मोल, तो बस आ गया ना। ठीक है, सो सही यूनिट्स में मास को पुट किया ग्राम, मोलर मास को ग्राम पर मोल यूनिट्स में पुट किया तो मोल्स निकल के आ गए, नंबर ऑफ मोल्स N निकल के आ गया 1/4 मोल। ठीक है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, अब बात आती है कि टेम्परेचर जो है वो मेरे को डिग्री सेल्सियस में पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको बहुत जरूरी बात ये बताई है, दोबारा रिपीट करूं वही बात। टेम्परेचर की खासियत पूरी केमिस्ट्री में अब या पूरे गैसियस स्टेट चैप्टर में अब जैसे यही एक्सप्रेशन है ना, कोई भी एक्सप्रेशन में जहां टेम्परेचर आ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन में आ रहा है जैसे, आपको उसे केल्विन में ही पुट करके सॉल्व करना होता है। जो आपके पास निकल के आएगा, कैलकुलेट होके आएगा, वो भी केल्विन में निकल के आएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया था पर हमने केल्विन में कन्वर्ट करके यूज किया उसको इक्वेशन में, है ना। इस केस में क्या है, मुझे टेम्परेचर तो फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन से फाइंड करना है, तो ये टेम्परेचर जो मैं कैलकुलेट करके निकालूंगी ना, ये केल्विन में ही निकालूंगी, केल्विन में ही निकल के आएगा। फिर उसको मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में पूछा है। ये तो टेम्परेचर के फंडा रहने ही वाला यूनिट्स का। ठीक है, सो द पॉइंट इज यहां पर अब हम टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड करेंगे, यानी कि टेम्परेचर के SI यूनिट्स में केल्विन में। उसके लिए मुझे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट, ये चारों वैल्यूज को उनके SI यूनिट्स में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर से समझो, टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड करना है तो ये चारों वैल्यूज को उनके SI यूनिट्स में पुट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को पुट करेंगे, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, प्रेशर का फिर बता रही हूं पास्कल, इसका तो MOL मोल, और इसका क्या होता है R का जूल पर केल्विन पर मोल सिखाया था, है ना। तो इन यूनिट्स में वैल्यूज पुट करनी है इन चार क्वांटिटीज की, तो केल्विन में टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। फिर जो निकलेगा केल्विन में उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मेरा अप्रोच है, यही मेन यहाँ पे यूनिट्स का फंडा है। ठीक है, सो इस बेसिस पे अब देखो मोल्स तो निकल के आ गए, है ना। R को मैं पुट कर दूंगी जूल पर केल्विन पर मोल में, सो मतलब N की वैल्यू तो 1/4 पुट कर देंगे मोल्स में। ठीक है, R की वैल्यू हम पुट कर देंगे जूल पर केल्विन पर मोल में, यानी कि मैं इसकी वैल्यू 8.314 पुट कर दूंगी R की वैल्यू, और N की वैल्यू जो है 1/4 पुट कर दूंगी। अब रह गया खेल P और V का। प्रेशर और वॉल्यूम बेटा जो आपको क्वेश्चन में देखो प्रेशर दिया हुआ है वो मेगा पास्कल में दिया हुआ है, बट मुझे पुट करना है पास्कल में। तो जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया ना, 2 मेगा पास्कल इज 2 × 10⁻⁶ पास्कल, तो मैं यहाँ पे प्रेशर जो है वो 2 नहीं पुट करूंगी, 2 × 10⁻6 पुट करूंगी क्योंकि मुझे पास्कल में पुट करना है। ठीक है, अब रह गई बात सिर्फ वॉल्यूम की। वॉल्यूम बेटा आप देखो क्वेश्चन में आपको डेसीमीटर क्यूब यूनिट में दी हुई है, लेकिन मुझे पुट करनी है SI यूनिट मीटर क्यूब में। तो आपको रिलेशन पता आया था अभी, 1 मीटर क्यूब हैज 1000 डेसीमीटर क्यूब, है ना। और मुझे डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दूंगी। मतलब वॉल्यूम की जो वैल्यू मैं वो 2 नहीं पुट करूंगी, 2 डिवाइडेड बाय 1000, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो या इस 1000 को ऊपर ले जाओ तो 2 × 10⁻³ ये वैल्यू वॉल्यूम की पुट करूंगी क्योंकि मीटर क्यूब में आई। सो 2 डेसीमीटर क्यूब नहीं, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब हम वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम की। सो ये वैल्यूज पुट करोगे आप। ठीक है, दिस मच पास्कल, दिस इन जूल पर केल्विन पर मोल एंड दिस इज इन मोल। ये जब आप बेटा पुट करोगे ना टेम्परेचर के इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर,
तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो निकल कर आता है 165.4.7 सॉरी, ये न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करके आपका आंसर 1927.7 केल्विन निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये मेन बात है फोकस की, केल्विन की। टेम्परेचर का यूनिट आपका केल्विन में निकल के आएगा। ये वैल्यूज पुट करोगे तो सॉल्व करके 1927.7 आ रहा है, यूनिट आएगा केल्विन। यहां तक आप आंसर छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको क्वेश्चन में उन्होंने डिग्री सेल्सियस में पूछा है। तो अब क्या करोगे, इसमें से 273 को माइनस कर दोगे, है ना, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगा। वो आपका आता है 1654.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1655 डिग्री सेल्सियस। तो यहां फाइनल आंसर जो आएगा आपका ये 1655 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपका आंसर आया। तो न्यूमेरिकल में यूनिट्स का फंडा क्या अप्रोच करा वो आप समझ गए होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन ही है, उसमें जो फाइंड करना था टेम्परेचर एक साइड, बाकी चीजें एक साइड। तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटीज हैं पी वी एन आर, उनको उनके ऐसा यूनिट में पुट किया, दैट इज पास्कल मीटर क्यूब मोल जूल पर केल्विन पर मोल। उसमें अगर नहीं दी हुई है, जैसे डेसीमीटर क्यूब है तो पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, मेगा पास्कल को पास्कल में करो, ठीक है, आर की वैल्यू अकॉर्डिंगली चूज करो। मोल्स तो चलो दिए नहीं थे, हमने फाइंड कर लिए। फिर आपके पास जो टेम्परेचर है वो अपने ऐसा यूनिट केल्विन में आया। फिर हमने केल्विन में से 273 माइनस किया तो डिग्री सेल्सियस में आया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन थी। ठीक है, सो आई होप अब आप ऐसे ही और प्रैक्टिस करोगे और यूनिट्स के पूरे कॉन्सेप्ट में एकदम तेज हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑन द गैसियस स्टेट में हम और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो है, कुछ चीजें वो कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।